अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अहमद ज़िया हूँ एंड आई एम एन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है प्रोस्टेट ग्लैंड हाइपरट्रोफी या BPH और उसका इलाज। प्रोस्टेट ग्लैंड मर्दों के अंदर वॉलनट साइज्ड, अखरोट के साइज़ का एक ग्लैंड है जो कि मसाने यानी कि ब्लैडर के निचले हिस्से के अंदर होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के बहुत सारे फंक्शन हैं और ये जो है इम्पॉर्टेंट बात ये है कि प्रोस्टेट ग्लैंड मर्द की उम्र के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने साइज़ को इंक्रीज़ करता है। बहुत सारे मर्दों में प्रोस्टेट ग्लैंड के इंक्रीज़ होने के सिम्टम्स मामूली या उनको परेशान करने वाले नहीं होते, लेकिन आप ये कह लीजिए कि 50 से 70 साल की उम्र के बाद मर्दों में प्रोस्टेट ग्लैंड के बड़ा होने से सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड के बड़ा होने से या BPH, जिसको उर्फ़े आम में प्रोस्टेट ग्लैंड का बड़ा होना, हाइपरट्रोफी ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड या BPH कहा जाता है, वो क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं और मॉडर्न जो मेडिसिन है उसमें उसका इलाज कैसे किया जाता है। तो पहले बात कर लेते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड के बड़ा होने से सिम्टम्स क्या आते हैं। तो जब मर्दों में प्रोस्टेट ग्लैंड एक ख़ास साइज़ से बड़ा हो जाता है तो वो पेशाब के रास्ते में यानी कि जब आप नॉर्मल बाथरूम में पेशाब करने जाते हैं उसके रास्ते में रुकावट पैदा करता है। जब रुकावट पैदा होती है तो उससे मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्टम्स जो हैं पैदा होना शुरू होते हैं और ये डिपेंड करता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड कितना बड़ा है, वो किस जगह पे अपना प्रेशर इफ़ेक्ट दे रहा है और उसकी वजह से मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ तरह के सिम्टम्स आते हैं। कुछ लोगों में सबसे पहला सिम्टम तो ये होता है कि पेशाब की स्ट्रीम या जब आप यूरिनेट करते हैं, जब आप पेशाब करने के लिए बैठते हैं तो वो स्ट्रीम कमज़ोर पड़ जाती है। जब वो स्ट्रीम कमज़ोर पड़ जाती है तो पेशाब रुक रुक के आता है। कई दफ़ा ये होता है कि आप पेशाब कर चुके होते हैं और आपको फिर भी महसूस होता है कि आपका ब्लैडर या मसाना भरा हुआ है और आपको और हाजत है, लेकिन न जब आप बैठते हैं अब आप और यूरिनेट करने की कोशिश करते हैं तो आप जो है ख़ुद को रिलीव नहीं कर पाते। फिर दूसरे बहुत सारे सिम्टम्स, जो बीमारी बढ़ती जाती है उसके साथ साथ जो है रात को चूँकि आप अपने ब्लैडर या मसाने को पूरी तरह ख़ाली नहीं कर पाते तो रात को जो है उठ के आपको बाथरूम जाना पड़ता है पेशाब करने के लिए, जिससे नींद डिस्टर्ब होती है, आपके जो है ज़िंदगी के मामूलात डिस्टर्ब होते हैं। और अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और अलामात ज़्यादा शदीद हो जाएँ तो पेशाब की मुकम्मल बंदिश या यूरिनरी रिटेंशन भी हो सकती है। अब अगर प्रोस्टेट ग्लैंड जो है बढ़ जाता है और इसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यह आपका अगला सवाल होना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाए तो सबसे पहले तो अलामात के लिहाज से जो सबसे पहला काम किया जाता है वो नेचुरल तरीक़ों से इसकी अलामात को कम करने की कोशिश की जाती है। वो नेचुरल तरीके क्या हैं? वो नेचुरल तरीके इस तरह से हैं कि इंसान अपने आप को एक रूटीन का पाबंद कर ले। रूटीन का पाबंद ऐसे कर ले कि खाना और उसके साथ जो पानी वगैरह पीना है या मशरूब यूज़ करना है वो सोने से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पहले ले। उस दौरान और उसके बाद सोने से तकरीबन 2 घंटे पहले तक कोई मशरूब वगैरह का इस्तेमाल ना किया जाए। रात के वक्त कॉफ़ी या कोक या जो ये बेवरेजेस वगैरह होते हैं उनका इस्तेमाल कम से कम किया जाए, चाय, कॉफ़ी और बेवरेजेस का, ताकि आपका मसाना भरा हुआ ना हो और कॉफ़ी या चाय की वजह से जो कि पेशाब करने की हाजत या यूरिनेट करने की हाजत बढ़ जाती है वो आप कम कर दें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप कोशिश करके कुछ अरसे तक इन अलामात को टाल सकते हैं। उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको इस किस्म के सिम्टम्स आना शुरू हों तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट से, अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए, क्योंकि ये सिम्टम
जो है बिनाइन डिजीज़ यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी या प्रोस्टेट के कैंसर, दोनों में शुरू में ये अलामात आ सकती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका यूरोलॉजिस्ट इस बात से मुतमईन हो कि आपको जो अलामात आ रही हैं वो बिनाइन या कि नॉन कैंसरस प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से आ रही हैं, और उसके लिए फिर उसके लिहाज से इलाज तजवीज़ किया जा सकता है। जब परहेज़ से काम ना बन रहा हो तो फिर डॉक्टर्स के पास आजकल बहुत सारी मेडिकेशन ऐसी आ गई हैं जिनसे प्रोस्टेट ग्लैंड के इन अलामात को कंट्रोल किया जा सकता है और उन पे काबू पाया जा सकता है, और काफ़ी लंबा अरसा बहुत सारे मरीज़ उन अद्वियात की वजह से बहुत लंबा अरसा जो है वो सिम्टम फ्री गुजार सकते हैं। अब देखिए कि एक वक्त ऐसा आता है जब प्रोस्टेट की अलामात इतनी बढ़ जाती हैं कि वो दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो पाती। उस मौके पे फिर प्रोस्टेट का सर्जिकल इलाज ज़रूरी है, और सर्जिकल इलाज जो है वो अब मॉडर्न जो साइंस है उसमें दो तरह से हो रहा है। एक जो कि ट्रेडिशनल सर्जिकल इलाज है, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड भी कहलाता है, वो हमारे यूरोलॉजिस्ट करते हैं, और वो TURP कहलाता है। TURP में यूरोलॉजिस्ट जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड को शेव कर देता है, एक ख़ास किस्म की एंडोस्कोपी के ज़रिए प्रोस्टेट के टुकड़े काटता है और प्रोस्टेट को पीस बाय पीस बाहर निकालता है, पूरा नहीं, इस हद तक कि उससे जो बंदिश या रुकावट हो रही है वो दूर हो जाए। ये एक ट्रेडिशनल इलाज है, बहुत अरसे से राइज है, एक अच्छा और काबिल एतमाद तरीका इलाज है। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन ने अब कुछ अल्टरनेटिव्स भी तजवीज़ किए हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि अल्टरनेटिव्स क्यों आए हैं और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है और उनकी इफ़ादियत क्या है। अब जो TURP है या जो सर्जिकल तरीका इलाज है वो बहुत अच्छा तो है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनके अंदर यंग पेशेंट्स में ख़ास तौर पे मेल इम्पोटेंसी की शिकायत, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत, और इससे रिलेटेड जो शिकायत पैदा हो जाती हैं वो कई दफ़ा हमारे यंगर पेशेंट्स के अंदर काबिल तशवीश होती हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट का साइज़ अगर ज़्यादा बड़ा हो और प्रोस्टेट 120 ml से या 100 to 120 ml से ज़्यादा बड़ा हो, तो जब प्रोस्टेट को शेव करके उसके टुकड़े रिमूव किए जाते हैं उससे कई दफ़ा ब्लीडिंग, सवेयर हेमरेज और इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से जदीद तरीका इलाज मुतारिफ़ करवाया गया जिसको प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन कहते हैं। प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। ये एक मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक है। मिनिमली इन्वेसिव से मुराद है कि सुई के ज़रिए, सुई के बराबर सुराख करके हम आपकी खून की ब्लड वेसल्स के अंदर जाते हैं, और ब्लड वेसल्स के अंदर जाके हम उन आर्टरीज़ के अंदर जाते हैं जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड को सप्लाई कर रही हैं। हम उन आर्टरीज़ के अंदर जाके ख़ास तौर पे उन आर्टरीज़ के अंदर जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड को खून सप्लाई कर रही होती हैं उनको बंद कर देते हैं। इसको एम्बोलाइजेशन का प्रोसीजर कहते हैं। और प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन के अंदर हम राइट और लेफ़्ट साइड दोनों की प्रोस्टेट आर्टरीज़ को बंद करते हैं, और उससे हैरानकुन तौर पे प्रोस्टेट का साइज़ कम हो जाता है और प्रोस्टेट अपनी जगह पे श्रिंक कर जाता है, और उससे रिलेटेड जो अलामात आ रही होती हैं इंसानों में, मर्दों में, वो हैरानकुन तौर पे और हैरत अंगेज़ तौर पे कम हो जाती हैं। अब ये क्यों आइडियल प्रोसीजर है यंगर मेल्स के लिए या उन लोगों के लिए जो कि मेजर सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहते? ये इसलिए कि यंगर पेशेंट्स के अंदर जो ट्रेडिशनल सर्जरी या TURP के अंदर होने वाले रिस्क्स इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर वो मिनिमल होते हैं। यानी कि मेल इम्पोटेंसी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन के अंदर बहुत ही, उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हैं। इसके अलावा सर्जरी जो है या मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी या प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन जो है ये एक डे केस सर्जरी है एज़ कम्पेयर टू TURP जिसमें दिनों से लेके हफ्तों तक आपको लग सकते हैं हॉस्पिटल एडमिशन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ। प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बाद मरीज़ अगर सुबह प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन करवाता है तो वो शाम को अपने घर जा सकता है।
पेन फ्री प्रोसीजर है, सेम डे डिस्चार्ज हो सकता है, रिस्क फैक्टर्स बहुत कम हैं। इसके अलावा जो ओल्डर पेशेंट्स हैं, बड़े ग्लैंड के साथ हैं, जिनके अंदर और कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ कार्डियक सर्जरी है, कैबेज हुआ है, एनेस्थेटिक रिस्क है, एनेस्थीसिया देने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उन मरीज़ों के अंदर प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक आइडियल प्रोसीजर है जिसमें एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती। जब एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होगी तो एनेस्थीसिया से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगी या एनेस्थीसिया के रिस्क्स भी नहीं इन्वॉल्व होंगे, और वो पेशेंट भी जो कि मेजर सर्जरी से डरते हैं या नहीं करवाना चाहते, उनके लिए भी एक ये विन विन सिचुएशन है। तो मैं जो है मॉडर्न लिटरेचर जो कि अभी पिछले 4-5 साल में हमने प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बारे में जो हमें मॉडर्न साइंस ने जो अपडेट दी है वो ये है कि प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक सेफ़, बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही कारगर प्रोसीजर है जिससे तमाम उम्र के मरीज़ों को फ़ायदा हो सकता है, ख़ास तौर पे यंगर मेल्स को जो कि उसके रिस्क फैक्टर्स को रिड्यूस करना चाहते हैं, या एल्डरली पेशेंट्स को जो कि मेजर सर्जरी नहीं करवाना चाहते। आई होप कि आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। आप इस बारे में ज़रूर ख़ुद भी पढ़िए, और इस बारे में अगर आप हमसे मशवरा करना चाहें तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमारे क्लिनिक में अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और हम आपको फ़र्दर गाइड कर सकते हैं इस बारे में। थैंक यू वेरी मच।